वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ रुबाइयां के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या याद रखना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में 40 एमसीक्यू भी आने। क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो सारे चैप्टर के राइटर का नाम, पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो रुबाइयां पाठ के लेखक का नाम है। क्या है इस पाठ के लेखक का नाम? ठीक है, तो इस पाठ के लेखक का नाम है फिराक गोरखपुरी। याद रखना है आपने, फिराक गोरखपुरी। रुबाइयां पाठ के लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। पहला पॉइंट याद हो चुका होगा। रुबाइयां पाठ के लेखक का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। क्लियर हो गया? अब पहला प्रश्न क्या है, रुबाइयां किसे कहते हैं? जो चैप्टर का ही नाम है वो बहुत यूनिक नाम है। आप बोलोगे यार ये रुबाइयां क्या चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रुबाइयां किसे कहते हैं? क्या है इस चैप्टर के नाम का मतलब? रुबाइयां क्या होता है? तो आप लिखेंगे, देखिए, रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। छंद की जगह आप लेखन शैली भी लिख सकते हो, जो वर्ड आपको इजी लग रहा है। आप ये भी लिख सकते हो, रुबाइयां उर्दू और फारसी की एक लेखन शैली है। रुबाइयां उर्दू और फारसी की एक लेखन शैली है। डन। और उससे इजी है ये वर्ड याद रखना, छंद। जो भी आपको इजी लग रहा है, आपकी मर्जी है। तो रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। मतलब पहली, दूसरी और जो चौथी पंक्ति है उनका एक संबंध होता है राइमिंग वाला, तो वो तुक में होती है। और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। ये आपको याद रखना होगा। ये इस छंद की विशेषता है। कोई आपसे पूछे कि रुबाई छंद की क्या विशेषता होती है, तो आप बोलना, सर इस छंद में या इस लेखन शैली में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। तुक वर्ड याद रखना है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। यह रुबाइयां छंद की एक विशेषता है। और रुबाइयां क्या होता है? यह उर्दू और फारसी का एक छंद है। याद हो गई डेफिनेशन? रुबाइयां क्या है? रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद है। क्लियर है? अब क्या बोला मैंने? इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। चार चार पंक्तियों का क्रम है, तो पहली, दूसरी और चौथी तो तुक में होगी और तीसरी स्वतंत्र होगी। डन। याद हो गया? अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव प्रकट करना चाहता है? अब जो फिराक गोरखपुरी है ये एक शायर ही है, ठीक है? तो ये जो शायर है, इन्होंने राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह क्यों कहा है? क्या है उसके पीछे कारण? ढंग से समझो इस चीज को। इन्होंने जो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रक्षाबंधन में जब बहन ना अपने भाई के हाथ में राखियां बांधती है ना, तो राखी जब बांधते हैं तो उसके नीचे झल्लर लटक जाते हैं, होते हैं ना नीचे लंबी लंबी डोरी के, तो वो चमकते दूर से। तो शायर कह रहा है कि जब बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है तो जो राखी के लच्छे लटके हुए होते हैं ना, वो बिजली की चमक की तरह लगते हैं। अब क्यों लगते होंगे बिजली की चमक की तरह? क्योंकि राखियां रंग बिरंगी होती है और उसके लच्छे भी क्या है? दूर से ही चमकते हैं। आपने कभी लड़कों के हाथ देखे होंगे रक्षाबंधन में, दूर से ही रंग बिरंगे लगते हैं, नीचे रंग बिरंगी डोरे लटकी होती हैं। क्यों? वही है, वो बिजली की चमक की तरह। जैसे बिजली दूर से ही चमकती है ना, ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन भाई का हाथ भी चमकता है। तो ये तो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बता दिया। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। देखो
इसमें क्या लिखना है आपने, सीधा लिखना, पहले रक्षाबंधन के बारे में लिख देना, बहुत सरल है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है। ये उस समय के मौसम का भी वर्णन है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। ये लाइन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये हम सभी को पता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है, डन। और यह जरूर लिख देना क्योंकि यह बुक में बताया गया है कि आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है। इतना याद हो गया। ये कौन से प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं हम, प्रश्न को भी दिमाग में याद रखना है। ये वो वाला प्रश्न है कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह क्यों कह रहा है। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह क्यों कह रहा है। अब मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में तो समझा ही दिया था कि जो भाई के हाथ में राखी बंधी होती है ना, वो दूर से ऐसे चमकती है जैसे बिजली चमक रही हो। ये मेरी लैंग्वेज में था। और लिखना क्या है आपने, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है। क्लियर। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए होते हैं और बिजली चमक रही है। इतना याद हो गया। उसके बाद लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब भाई के हाथ में बहन राखी बांधती है। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, ऐसे लिख देना, जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो। तो वही आप इमेजिन कर लो अपने माइंड में, एक लड़के ने हाथ में बहुत सारी राखियां उसकी बंधी हुई है, तो वो दूर से कैसे लगेंगी, जो राखी के नीचे डोर है चमकेगी ना वो, तो राखी के लच्छों की तुलना बिजली की चमक से कर रही है कि लड़कों के हाथ ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो, राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो। तो ये हाइपरबोल करके बोला गया है। ठीक है, 2 प्रश्न याद हो गए, रिवीजन कर लें एक बार। रुबाइयां किसे कहते हैं। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इसकी क्या विशेषता होती है, अब इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है और तीसरी स्वतंत्र होती है। दूसरा प्रश्न क्या था, शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह क्यों कह रहा है, या वो क्या भाव प्रकट करना चाहता है। तो इसमें क्या लिखोगे, पहले रक्षाबंधन के बारे में लिख देना, जितना आपको पता है, जितना पता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार होता है। इस दिन बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उसे उसकी रक्षा करने का वचन देता है। कुछ भी लिख दो, अपनी तरफ से मिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मौसम के बारे में लिखना, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है। इतना याद हो गया। तब लिखना, जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी के लच्छे ऐसे चमकते हैं जैसे बिजली चमक रही हो। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तो राखी के लच्छे ऐसे चमक रहे हैं जैसे बिजली चमक रही हो। क्लियर हो गया। आगे देखो, आप अगला है, इस लाइन का अर्थ बताना है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये इस चैप्टर में ये लाइन आई है, गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता होता है। समझो, यहां पर गोदी का चांद कौन है और गगन का चांद कौन है। गगन का मतलब होता है आसमान, तो आसमान का चांद तो आप सबको पता होगा कि आसमान में एक चांद नाम की कोई चीज होती है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि गगन का चांद क्या है। लेकिन ये गोदी का चांद क्या है। गोदी का चांद का मतलब होता है बेटा। हर मां के लिए उसका बेटा क्या होता है, समझ गए होंगे आप, गगन के चांद के समान होता है। आपको पता है, बेटा चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, देखो मां बाप के लिए तो वो प्यारा ही होगा। आगे बात समझ में, मां बाप उसे प्यार ही करेंगे चाहे मतलब बेटा लायक है या नालायक है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें वही है कि गोदी के चांद का मतलब क्या है, बेटा। हर मां के लिए उसका बेटा क्या होता है, आ रही बात समझ में, आसमान के चांद के समान होता है। तो इसमें आप यही लिखोगे, देखो, जैसे गगन का चांद बहुत सुंदर होता है। जैसे आसमान, गगन का मतलब आसमान होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें लिखना, जैसे
आसमान का चांद बहुत सुंदर होता है, वैसे ही हर मां के लिए उसका बेटा बहुत सुंदर होता है। यही तो है, जैसे आसमान का चांद बहुत सुंदर होता है, या जैसे गगन का चांद बहुत सुंदर होता है, वैसे ही हर मां के लिए उसका बेटा भी बहुत सुंदर होता है। तो यहां बच्चे की तुलना चांद से की गई है। समझ गए आप? कुछ नहीं करना आपने, बस बेटे की तुलना आसमान के चांद से कर देना कि हर मां के लिए उसका बेटा, हर मां के लिए उसका बेटा आसमान के चांद के समान सुंदर होता है। हर मां के लिए उसका बेटा आसमान के चांद के समान सुंदर होता है। तो यहां पर जो है क्या बोला गया है, बच्चे की तुलना आसमान के चांद से की गई है। और बाकी आप लिख देना, चाहे पुत्र क्या है मतलब नालायक भी हो, माता पिता के लिए वो हमेशा अच्छा ही होता है, वो उसकी भलाई सोचते हैं। ये आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू वही है लेखक का कि हर मां के लिए उसका बेटा आसमान के चांद के समान होता है, और हर मां को अपना बेटा आसमान के चांद के समान सुंदर भी लगता है। क्लियर है? तो यहां पर जो है बेटे की तुलना क्या है, चांद से की गई है। तो लिख दोगे, ये भी बहुत सरल है। अगला भी वही है, इसका मतलब बताना है। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, याद करो। सावन की घटाएं का मतलब सावन का महीना है, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली क्या हो रही है, चमक रही है। ये पहले से ही मिलता जुलता है। देखो, सावन की घटाएं, घटाएं किसे बोलते हैं, जब आसमान में बादल छा जाते, तो उसमें वही लिखना है। देखो, रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस समय आसमान में हल्के हल्के बादल छा जाते हैं। बिजली का जो संबंध बादलों से, वही संबंध भाई का बहन से। समझो, बिजली का जो संबंध बादलों से होता है, वही भाई और बहन का संबंध होता है। ये लाइन लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। पहले तो वही लिखना है मौसम के बारे में, ये तो हर कोई लिख देगा। कि क्या लिखोगे कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है। ये तो उन्होंने यहां पर भी लिखा है कि रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है, और इस महीने में आसमान में हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं, आसमान में बिजली चमकती रहती है। तो बिजली का जो संबंध बादलों से, बिजली का जो संबंध बादल से है, वही संबंध बहन का भाई से। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है। बिजली का जो संबंध बादलों से, बहन का वही संबंध भाई से। डन। और बाकी मौसम के बारे में लिख देना कि रक्षाबंधन का पर्व सावन के महीने में आता है, इस मौसम में हल्के हल्के बादल छा जाते हैं, है ना, वही तो होता है, और बिजली चमकने लगती है। और फिर लिख देना क्या कि बिजली का जो संबंध बादलों से, वही संबंध भाई और बहन का होता है। डन। अगला देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिराक की रुबाइयों में कवि ने वात्सल्य का वर्णन किया है, उसको बताइए। वात्सल्य का मतलब पता क्या होता है? जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो इसमें मां और बेटे के बहुत सारे मोमेंट बता रहे। मैंने आपको बताया भी कि मां के लिए उसका बेटा किसके समान होता है, चांद के समान होता है। अभी बताया था ना, अभी और भी पॉइंट आएंगे। या ये प्रश्न है, जहां पर आप वात्सल्य देखोगे ना और फिराक की रुबाइयां देखोगे, वहां पे ये ऐड कर देना। वात्सल्य का मतलब होता है मां का बेटे के लिए प्रेम। तो जो जो इस चैप्टर में मां और बेटे की बातें कही है, सब लिख देना। डन। बाकी मैं भी बता रहा हूं आपको। और यह भी आ सकता है, मां अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है। तो दोनों का मैंने ऐसा आंसर लिखा है जो दोनों में सूट हो जाए, कि मां अपने बेटे को खुश करने के लिए क्या क्या करती है, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है, या इस चैप्टर में वात्सल्य का जो वर्णन हुआ है उसे बताइए। वात्सल्य का मतलब वही है, मां का बेटे के लिए प्रेम। तो मां क्या क्या करती है, देखो इस पाठ में जो बता रखा है, ठीक है, ये मत दीजिए ना मां खाना बनाती है, वो एक्स्ट्रा है, वो चैप्टर में नहीं बताया गया, वो आप एडिशनल पॉइंट लिखोगे चल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर में बताए गए हैं। देखो, मां अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और उसे झूला झुला रही है। पहला पॉइंट ये, मां अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करती है, या इस चैप्टर में वात्सल्य का जो वर्णन हुआ है उसे बताइए। तो सारे यही पॉइंट लिखने कि मां अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और उसे झूला झुला रही है। ठीक है, मां अपने बच्चे को प्रेम से उछालती है और बच्चा खुश हो जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं ना, कैच, फिर पकड़ लेते, इतना ऊपर नहीं उछालना कि फिर खतरनाक ही बच्चा डर जाए, हल्का हल्का। तो पहले तो मां अपने बच्चे को क्या कर रही है, आंगन में लेकर खड़ी है और उसे प्यार से झूला झुला रही है। ठीक है, और जब वो अपने बच्चे को प्यार से झूला झुलाती है, ऊपर उछालती है, तो बच्चा भी खुश हो जाता है। उसके बाद लिख देना, मां अपने बच्चे को साफ पानी से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों में कंघी
कंघी करती है। उसके बाद लिखना मां अपने बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है और बच्चा अपनी मां के चेहरे को बड़े प्यार से देखता है। तो ये तो बेसिक पॉइंट है कि अगर आगे इस चैप्टर में जो है मां और बेटे के प्यार का वर्णन हुआ है उसे स्पष्ट कीजिए, तो भी आपने यही लिखना है। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का वर्णन हुआ है तो भी कुछ ये पॉइंट लिख सकते हो। वात्सल्य का वर्णन हुआ है तो भी लिख सकते हो। तो रिलेटेबल है सारे पॉइंट, आप मिक्स कर देना, ठीक है। तो क्या क्या वर्णन, मां अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या क्या करती है, मां उसे गोदी में पकड़कर झूला झुलाती है, मां उसे प्यार से उछालती है, बच्चा खुश हो जाता है, मां उसको साफ पानी से नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है, और मां उसको घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है और बच्चा बड़े प्यार से अपनी मां को देखता है, बस। और लास्ट प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब इस पाठ में घरेलू जीवन का वर्णन हुआ है। अब ये सब घरेलू जीवन तो है, रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड नहीं है ना। तो सब वो घरेलू जीवन की बातें, ये घरेलू जीवन में तो है, मां अपने बच्चे को उछाल रही है, हमारी मां ने भी हमारे साथ यही किया है। तो ये सब घरेलू जीवन की बात है, हमारे घर की बातें। या फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण का वर्णन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो जहां पे आप घरेलू देखोगे, वातावरण देखोगे, सब ये लिख देना, इसमें लिख देना फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का वर्णन हुआ है। फिर लिखना मां अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और उसे झुला रही है। देखो इससे पहले वाले प्रश्न में भी था यही पॉइंट, यहां पे भी चलेगा ये पॉइंट, मां बच्चे के प्यार में भी चलेगा ये पॉइंट और घरेलू जीवन में भी चलेगा ये पॉइंट, क्योंकि ये सब घरेलू जीवन में होता है, हम सबके साथ हुआ है। हमारी मां ने हमको छोटे में प्यार से झुलाया, सबने, सबको। और मां अपने बच्चे को साफ पानी से नहला रही है। दिवाली के समय घरों में पुताई की जाती है और उन्हें सजाया जाता है, ये चैप्टर में बताया गया है। दीपावली का भी वर्णन है, वो हम सब लोगों के घर में भी होता है। और जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशल 2 मार्क्स के प्रश्न में भी आ सकता है कि जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है तो मां क्या करती है। तो जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है तो उसकी मां उसके हाथ में आईना पकड़ा देती है और कहती है कि देख चांद तेरे हाथ में ही उतरा है। अब बच्चे को ठग्गू तो बना नहीं है, होता है बच्चे को। अब बच्चा चांद को पाने की जिद कर रहा है तो कैसे लाए उसके लिए चांद, तो उसकी मां उसके हाथ में आईना पकड़ा देती है और चांद की परछाई आईने में पड़ती है तो उसकी मां कहती है देख चांद तो तेरे हाथ में ही है, बस जी। तो ये भी, ये सब घरेलू जीवन की बातें। तो ये जो लास्ट प्रश्न है और जो सेकंड लाइन प्रश्न है ये ऐड कर सकते हो आप, दोनों में वही है, एक में मां और बेटे के प्यार भरे मोमेंट्स बताने और एक में घरेलू जीवन के बारे में बताना है। तो इसमें दीपावली वाला भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है कि दीपावली के समय घरों में पुताई की जाती है, उन्हें सजाया जाता है। और एक ये वाला भी ऐड कर सकते हो कि जब बच्चा चांद को पाने की जिद करता है, किसमें, घरेलू जीवन वाले में। और वात्सल्य या मां बेटे के प्रेम वाले में वो सब लिख देना, मां उसे प्यार से झुला रही है, साफ पानी से नहला रही है, उसके उलझे बालों में कंघी कर रही है, उसको घुटनों में लेकर कपड़े पहना रही है। तो ये सब आप लिख सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।